नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में हर एक काश्तकार तैयार बैठा है कि मैंने तिल की फसल को काश्त करना है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि तिल इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श फसल बन चुकी है, क्योंकि ये इस वक्त चाइना को एक्सपोर्ट हो रही है। अगर हम 2023 के जाजों को देखें तो 2023 में 250 मिलियन डॉलर का तिल चाइना को एक्सपोर्ट हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान में हर एक काश्तकार तिल को लगाना चाहता है। तो इतनी मुनाफा बख्श फसल को कैसे परवान चढ़ाना है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप इसके तमाम काश्ता अमूर से वाकिफ हो जाएंगे। देखें, सबसे पहले हम इस बात की तरफ आते हैं कि ये कौन सी ज़मीन में उग सकता है, कौन सी ज़मीन में इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। देखें, तिल के लिए हल्की मेरा, मेरा और बारी मेरा ज़मीन सबसे ज़्यादा मौजू है। देखें, अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा बारी है, चिकनी है और कलराठी है तो फिर आपकी ज़मीन में ये फसल नहीं हो सकती। अब आते हैं कि आपने इसको किस वक्त काश्त करना है। देखें, तिल की काश्त के दो वक्त, एक आप इसको अगेता या बारिया काश्त कर सकते हैं, दूसरा इसकी मौसमी काश्त। अगर आप इसको अगेता या बारिया काश्त करना चाहते हैं तो फिर आपने वस्त फरवरी से वस्त मार्च के दरमियान काश्त करना है। ये एक बड़ा आइडियल वक्त है इसकी काश्त का, क्योंकि अगर आप अगेती काश्त करते हैं तो आपकी फसल कीड़े मकोड़े और बीमारियों के हमला से महफूज रहती है। अगर आपने मौसमी काश्त करनी है तो फिर आप मई के आखिर से वस्त जुलाई तक काश्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आप इसका कितना बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का 1.5 से 2 किलो बीज 1 एकड़ के लिए यानी 8 कनाल के लिए काफ़ी होता है। अगर आप छटा कर रहे हैं तो फिर ये आपने 1.5 से 2 किलो बीज इस्तेमाल करना है फी एकड़। अगर आपके पास ड्रिल है तो फिर आप 1 किलो बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल की काश्त के लिए एक बात याद रखें कि आपने तिल को हमेशा कतारों में काश्त करना है। ये कतारें आप खेलियों के ऊपर भी बना सकते हैं और पटड़ियों के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर आप पटड़ियों के ऊपर कतारें बनाना चाहते हैं तो फिर आप पटड़ियों के दोनों किनारों पर कतारें बनाएंगे। देखें, कतारें बनाने का या खेलियों में काश्त करने का या पटड़ियों के ऊपर काश्त करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप आसानी से गोडी कर सकते हैं। अगर आप छटा कर रहे हैं तो फिर भी आपने क्या करना है कि छटा करने के बाद आपने खेलियां बना देनी है, तो वो जो बीज है वो खेलियों के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अब आते हैं कि आपने इसकी कौन कौन सी वैरायटीज़ काश्त करनी है, कौन सी ऐसी वैरायटी है जो अच्छा परफॉर्म करती है, कौन से मौसम में कौन सी वैरायटी अच्छी पैदावार देती। अगर आप बारिया काश्त कर रहे हैं तो फिर आप TH6 को काश्त करें, क्योंकि ये बारिया काश्त के लिए सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है। अगर आप मौसमी काश्त कर रहे हैं तो फिर आप ये TH6 को काश्त ना करें, फिर आप TH3 काश्त कर लें, आप TS5 कर लें, नायाब तिल 2016 इस्तेमाल कर लें। अब आते हैं कि इन वैरायटीज़ की क्या खसूसियात हैं, इनका पोटेंशियल क्या है, ये कितने दिनों में पककर तैयार होती। देखें, TH6 जो है ये सिंगल स्टेम वैरायटी है, यानी इसका एक ही तना निकलता है, इसकी एक ही शाख होती है। ये तकरीबन 3.5 माह में पककर तैयार हो जाती है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें तेल की मिकदार बाकी वैरायटीज़ के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होती है। TS5 भी तिल की एक अच्छी वैरायटी है, ये शाखदार है, इसकी काफ़ी शाखें निकलती हैं, ये 4 माह में पककर तैयार होती है। इसका जो पोटेंशियल है ये तकरीबन 20 मन है, यानी कि ये 1 एकड़ से 20 मन तक पैदावार देती है। इसके बाद नायाब तिल 2016 है, ये भी एक अच्छी वैरायटी है, ये भी शाखदार वैरायटी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका पोटेंशियल भी 15 से 20 मन है। ये सफ़ेद रंग की तिल की वैरायटी है। इसके बाद एक वैरायटी अनमोल तिल है, ये भी जाड़ीदार है। इसके अलावा TH3 है, ये 100 दिन में पककर तैयार होती है, ये भी जाड़ीदार वैरायटी है। इसी तरह ब्लैक किंग है, ये 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। नायाब मिलेनियम है, ये भी 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसी तरह नायाब पर्ल है, ये 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। देखें, अब आपने बीज का इंतखाब भी कर लिया, आपने काश्त भी मुकम्मल कर ली, आपके बीज का उगाव भी हो गया। तो अब अगला जो स्टेप है वो ये करना है कि आपने जब आपकी
आपकी ये तिल की फसल 2 से 3 इंच की हो जाए तो फिर आपने इसकी थिनिंग करनी। थिनिंग का ये मतलब है कि आपने आपके फील्ड में जो एक्स्ट्रा पौधे हैं, जो अजाफी पौधे हैं, वो आपने उखाड़ने हैं। वो अजाफी पौधे कौन से हैं? देखें, आपने पौधे से पौधे का जो फासला है वो 2 से 2 इंच मेंटेन करना है। जो 2 से 2 इंच के दरमियान पौधे हैं वो आपने उखाड़ देने हैं, खत्म कर देने हैं, ताकि आपकी जो वैरायटी है, जो आपकी फसल है, वो एक भरपूर पैदावार। अब आते हैं कि आपने अपने तिल के लिए खादों का क्या प्लान रखा। देखिए, कहा यह जाता है कि ये कम खादों से भी पैदावार दे देती है। इसमें कोई शक नहीं है कि तिल एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है, इसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं और जमीन से खुराक को निचोड़ लेती हैं। मगर अगर आप खादें ज्यादा नहीं देंगे, अच्छा खादों का प्लान नहीं अपनाएंगे, तो फिर आप एक बम्पर क्रॉप नहीं ले सकेंगे, आप एक भरपूर पैदावार नहीं ले सकेंगे। अगर आपने एक भरपूर पैदावार लेनी है तो फिर आपने इस खादों के प्लान के ऊपर अमल करना है। तो मैं आपको बताता चलूं कि खादों के लिए सबसे पहले आपने बजाई के वक्त 1 बोरी डीएपी का इस्तेमाल करना है। फिर आपने पहली आपाशी के ऊपर आधी बोरी नाइट्रोफास और आधी बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना है। देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी फसल जब 2 फुट की हो तो फलियां उठाना शुरू कर दें, तो तब आपने क्या करना है? इसके लिए तो आपने फिर आधी बोरी एसओपी, आधी बोरी यूरिया और 2 किलो सल्फर का इस्तेमाल करना है 50 दिन की जब आपकी फसल हो जाए। तो ये डोज आपने स्प्लिट डोजेज में दोबारा दोहरानी है, तो फिर आपकी जो फसल है वो एक भरपूर पैदावार देगी। देखिए, अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फसल है के अंदर ऑयल कंटेंट, जो तेल की मिकदार है, वो ज्यादा होगी, वो बढ़ेगी। अब आते हैं कि आपने अपनी तिल की फसल से जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल करना। देखें, तिल के लिए कोई भी मंजूर शुदा जड़ी बूटी मार जहर नहीं है, मगर कुछ मखसूस सूरत हाल में आप कुछ मखसूस जहरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अंडर डोज करके उनकी एक कम से कम मिकदार जहरों की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, अगर आप छटा कर रहे हैं तो फिर आपने कोई भी जहर इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो फिर आप 600 ml फी एकड़ के हिसाब से पेंडीमेथिलीन का इस्तेमाल कर सकते, मगर पेंडीमेथिलीन इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ एहतियातों की भी जरूरत है कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं बारिश तो नहीं हो रही। खासकर 5 से 10 दिनों के अंदर कोई भी बारिश न हो, वगरना क्या होगा कि आपकी ये जो पेंडीमेथिलीन है ये बीज के साथ मिक्स हो जाएगी। देखें, जब आप ड्रिल करते हैं तो आपका बीज 1.5 से 2 इंच गहराई में चला जाता है। तो जो पेंडीमेथिलीन का असर होता है जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो ये आधे इंच तक रहता है। तो ये जड़ी बूटियों के जो बीज होते हैं उनको तो लग जाती है, मगर ये जो तिल का बीज होता है वो बच जाता है। अगर बारिश होगी तो पानी नीचे जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये तिल के साथ लग जाएगा, तो तिल का उगाव नहीं होगा। तो अगर बारिश के चांसेस हैं तो फिर आपने पेंडीमेथिलीन का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि आपने फिर गोडी करके जड़ी बूटियों को खत्म करना है। अब आते हैं कि तिल के ऊपर कौन से कीड़े मकोड़े या पेस्ट्स का हमला होता है और उनको कैसे कंट्रोल करना है। देखें, जब तिल 15 से 20 दिन के होते हैं तो उनके ऊपर पत्ता लपेट सुंडी का शदीद हमला हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक एहतियाती स्प्रे, हिफाजती स्प्रे कर लिया जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जब आपकी फसल 10 से 15 दिन की हो तो आपने साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन या बाइफेंथ्रिन में से किसी भी जहर का स्प्रे करना है। इससे आपकी फसल पत्ता लपेट सुंडी से महफूज रहेगी। इसके अलावा इसके ऊपर मिरड बग का भी हमला हो सकता है, थ्रिप्स का भी हो सकता है, सफेद मक्खी का हमला भी हो सकता है। तो अगर आपकी फसल के ऊपर मिरड बग का हमला हो जाए तो उसके लिए आपने कॉन्फिडोर या इमिडाक्लोपिड का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी फसल के ऊपर थ्रिप्स या सफेद मक्खी का हमला हो तो उसके लिए आपने ऊलाला या फ्लोनिकामेड का इस्तेमाल करना है। अब आते हैं कि इसके ऊपर कौन सी बीमारी का हमला हो सकता है और उसको कैसे कंट्रोल। देखें, जो सबसे बड़ी बीमारी तिल की है वो चारकोल राट की बीमारी है। अगर आप मौसमी काश्त करते हैं तो फिर उसके ऊपर इस बीमारी का हमला हो सकता है। देखें, इसके लिए कोई मखसूस जहर इस्तेमाल करने की सिफारिश तो नहीं की जाती, मगर इसकी कुछ एहतियातें हैं जो अगर आप अपनाएंगे तो आपकी फसल इस बीमारी से महफूज रहेगी। इसके लिए आपने अपनी फसल
फसल को कतारों के ऊपर काश्त करना है, पटड़ियों के ऊपर काश्त करना है, खेलियों के ऊपर काश्त करना है और आपने अपने खेत से पानी की निकासी का बंदोबस्त करना है। गैर जरूरी आपाशी नहीं करनी, पानी को खेत के अंदर खड़े नहीं होने। अगर ज्यादा बारिशें हो जाएं तो तब ये बीमारी आती है, अदरवाइज आपकी फसल इस बीमारी से महफूज रहे। तो आखिर में ये बात सामने आई कि अगर आप बर वक्त काश्त करते हैं, अच्छे बीज का इंतखाब करते हैं, आपकी ज़मीन अच्छी है, बीमारियों को कंट्रोल कर लेते हैं, जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेते हैं, कीड़े मकोड़ों से अपनी फसल को बचाते हैं और खादों के प्लान के ऊपर अच्छी तरह से अमल करते हैं, तो यकीन माने आप 20 से 25 मन पैदावार हासिल कर सकते हैं।